हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन बाद ही सूरत हाल काफी गंभीर नजर आने लगी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्तें खो रही है। साबिक सदर जरदारी का ऑपोजिशन को मिलाकर हुकूमत के खिलाफ करारदाद लाने का इशारा। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी होगी, हमजा शहबाज का बयान। हुकूमती उज़रा पर करप्शन के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इफ्तिखार दुरानी से, साबिक वज़ीर कैट तारिक फजल चौधरी से और सीनियर तज्ज़ियाकार इंसार अब्बासी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त अपनी पॉलिसीज की वजह से मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई नजर आ रही है। अवामी रद्द अमल का भी सामना है। कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में भी उसके असरात हमें दिखाई दिए, जिसमें पार्टी अपनी छोड़ी हुई 3 नशिस्तों में से 1 नशिस्त हार गई। कराची में अच्छा परफॉर्म किया, मगर सवालिया निशान पेशावर में। तहरीक इंसाफ को कराची में आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल की नशिस्तें तो वापस मिल गई, लेकिन पेशावर में सीट भी इंपॉर्टेंट थी। गवर्नर KPK के खाली करदा नशिस्त पर उनके भाई को टिकट दिया गया, जो कि शिकस्त खा गए। तहरीक इंसाफ की इस शिकस्त पर हमजा शहबाज शरीफ क्या सोचता है? ज़िमनी इलेक्शन तो हुआ था, कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान न्याई साहब आप हार चुके हैं। पेशावर PK 71 से NP के उम्मीदवार सलाउद्दीन 11,416 वोट्स लेकर जीत गए, जबकि तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार खान दूसरे नंबर पर रहे। इस शिकस्त में भी अगर आप देखें नंबर गेम, तो अंदरूनी सियासत का फरमा दिखाई देती है। पिछले इलेक्शन में भी ये कहा गया कि हमारे अंदरूनी मसाइल थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी। एक बार फिर ये नजर आ रहा है, क्योंकि PTI को शिकस्त देने वाले अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सलाहुद्दीन मोहम्मद पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में इसी हल्के से गवर्नर फरमान शाह के भाई जुल्फिकार खान को टिकट जारी होने पर वो पार्टी से नाराज हो गए और अलहदा हो गए थे, और अब उन्होंने ये सीट जीत ली है। सिंबॉलिकली इसका क्या हम इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहली सीट नहीं है। अब अगर हम एक नज़र डालें तो हमें नजर आ रहा है कि PTI जिससे उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद हारी हुई सीट्स भी वो जीत जाएं क्योंकि गवर्नमेंट में है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। इफ्तिखार दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम एंड यू नो खैबर पख्तूनख्वा वेरी वेल। इस सीट पर भी हार आपके ख्याल से एक नॉर्मल सी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वैसे कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक सीट थी जो शाह फरमान ने छोड़ी, और कल जो है ये एक कैंडिडेट जो ANP का है वो एक नहीं है, उसके पीछे तो 8-9 जमातें हैं, ये सबका जॉइंट कैंडिडेट था। फ़र्क कितना था? कोई 1000 मेरा 1500 वोटों का फ़र्क था, और उसमें मस्जिदों में ऐलान भी करवाया गया, जो कि कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया इस बात का, जो कि अनयूजुअली बात है, जो मीडिया में बिल्कुल रिपोर्ट नहीं है। वहाँ पे लोकली मस्जिदों को यूज़ किया, लाउड स्पीकर को यूज़ किया शाह फरमान के भाई के ख़िलाफ़। लेकिन ये है कि एक डायनेमिक्स है, और एक पार्टी जिसका ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत है एक सूबे में, तो एक सीट में हमने इतनी एफर्ट भी नहीं की, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हुकूमत में या तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, कि आप फंड्स इस्तेमाल कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, और उसके बाद आपकी वज़रा जा रहे हो, तो आपको जब आपकी अपनी हुकूमत होती है तो आप अगर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी ना करें और इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग और इंजीनियरिंग ना करें कि लोकल लोगों को अपनी गवर्नमेंट को ना यूज़ करें, तो हमने ओपन फील्ड दिया। ओपन फील्ड में अदर पार्टी को भी दिया, और वो एक इतिहाद था। तो ये आप स्ट्रेंथ देख लें खैबर पख्तूनख्वा में, ऑन सीइंग द ब्राइटर साइड, कि टोटल इतिहाद मिलकर इतने वोट लेके आता है। और एक पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी, और माशाल्लाह से दूसरी दफ़ा आ रही है सूबे में, जो कि इस तरह का बिल्कुल प्रेसिडेंस नहीं है,
और उसमें उन्होंने काफ़ी यूज़ किया। और एक जो पॉइंट आपने कहा कि जी शाह फरमान के भाई को टिकट दिया उन्होंने, वो कंसर्न भी पार्टी का हो सकता है, बट इट्स नथिंग अलार्मिंग। आई डोंट सी अ रीज़न कि वो बहुत बड़ा अलार्म होना चाहिए हमारे लिए। राइट अंसारबाज साहब, आपने अब काफ़ी नताइज देख लिए हैं, अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि कुछ एनालिस्ट का ख्याल तो ये कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि रूलिंग पार्टी इतनी तादाद में जीती हुई सीट्स अपनी हार जाए। देखें, अलार्मिंग इस लिहाज से नहीं है कि जो पॉलिटिक्स की इस वक्त डायनामिक्स हैं, मतलब है कि ज़ाहिर इनकी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में, इनकी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, अभी तक तकरीबन 8-10 सीटें हार चुके हैं जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं। सो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं गवर्नमेंट इन्हीं की रहेगी, ठीक है, वो सूबे में भी इन्हीं की रहेगी, यहाँ पे भी। लेकिन फ़िक्र की बात ज़रूर है, इनको फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या वजह है कि हम अनपॉपुलर हो रहे हैं। देखें, जो भी गवर्नमेंट जनरली मोस्टली बाई इलेक्शंस जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो जीतती हैं, बिकॉज लोगों को काम करवाने होते हैं। ठीक है, और ये तो बाई इलेक्शंस अभी विद इन 60 डेज तकरीबन हुए हैं इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह से, जिस तरह से बड़ी आसानी से ब्रश साइड कर दिया ना दुरानी साहब ने। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि मोरलेस वही रिजल्ट है जनरल। नहीं, कराची में क्यों इन्फ्लुएंस हुआ है जी? उन्होंने तो काम ही नहीं कराया, उन्होंने वोट दे दिया। नहीं, कराची की बात डिफरेंट है, लेकिन देखें आपकी बात ठीक है, नहीं देखें जीती हुई सीट, केपी के देखें जीती हुई सीट, उधर तो हमसे किसी ने काम नहीं कराने थे, हम तो अपोजिशन में जा रहे हैं। कराची में लोगों ने क्यों वोट किया? केपी के, अगर इफ दैट्स एनोलॉजी, केपी के नहीं, वहाँ पे ऑप्शन देखें, केपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका, और पंजाब जाहिर है अब ये लार्जेस्ट पार्टी जैसे भी है, पंजाब में लार्जेस्ट पार्टी बन गए थे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अलार्मिंग हो ना हो, फिक्र की बात है जो कि इनको करनी चाहिए। मुझे वैसे अजीब लगे कि फिक्र है ही नहीं इनको। बिल्कुल भी कोई फिक्र थोड़ी सी तो होगी सर, इन अंदरूनी मामलात आपकी पार्टी की मैनेजमेंट पे फिक्र होगी कि हमने क्यों दे दिया भाई को टिकट, वो जीत रहा था बंदा, आप देखें जीत गया, उसी को दे देते टिकट। देखें, बात ये है कि हमारी पूरी की पार्टी की जितनी भी तंजीम थी ना जी, वो तंजीम जीत के गवर्नमेंट में आ गई है। अभी हम इस वक्त खुद जो है असर नौ तंजीम में इन्वॉल्व हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल अभी आए, अरशद दाद साहब को अपॉइंट किया है, और अभी आप दोबारा स्ट्रक्चर करेंगे पार्टी को, क्योंकि आपके जितने अहदेदार थे मोस्टली इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में आ गए हैं। अभी सेकंड टीयर आपका जो था उसको जो है अभी आप बिल्ड करना है, और उस प्रोसेस में क्योंकि नेचुरली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, हमने पार्टी पे उस वक्त उस तरह की वर्किंग नहीं की है। अभी वो स्ट्रक्चर इन प्लेस। सो यू आर सेइंग कि योर पार्टी इज सफरिंग आपकी जीत की वजह से, यूजुअली तो पार्टी यूनाइटेड हो जाती है। एक अच्छी बात है, सफरिंग मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर है ना पार्टी का, ठीक है, पार्टी के अहदेदारान हैं जो कि जीत के आगे हैं, वो अभी सारे के सारे मिनिस्टर्स बन गए हैं जो मेन अहदेदारान थे। अगर आप देखें ना जी, तो नीचे जो स्ट्रक्चर है उसको इमीडिएटली फिल इन करना चाहिए था, जो कि अभी हमने नहीं किया, अभी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे लोकल बॉडी एक अच्छी बात है जो कि दुरानी साहब ने जिसका हवाला भी दिया था कि जिस तरह गवर्नमेंट्स अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो नहीं हुआ। इट्स मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है। ये तो पॉजिटिव बात होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कि जिस तरीके से आप लोगों पे इल्जाम लगता था मशीनरी इस्तेमाल होने का, इन पे नहीं लगा, लेकिन आप बाई इलेक्शन यूजुअली जीत भी गए हैं जितने हुए बाद में, मोर और लेस, और हुकूमतें जीत जाती हैं, पीपल्स पार्टी भी जीत जाती थी। ये पहली दफा हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट हार गई है अपनी जीती हुई सीट। सो ये तो वो कह रहे हैं हमारी क्रेडिट की बात है, आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी कम हुई है उनकी। देखिए, पहली बात तो ये है जी कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या सरकारी ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं, बहरहाल इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए इल्ज़ाम सच्चा था या झूठा था, लेकिन कुछ मेहनत तो करनी पड़ती थी, जोर तो लगाना पड़ता था। मशीनरी इस्तेमाल करते थे, बुलडोजर चलाते थे। इन्हें तो प्लेट में रख के दी गई है जी, इन्हें तो प्लेट में रख के इलेक्शन कमीशन ने दी है, इन्हें तो मशीनरी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ तक ताल्लुक है ज़िमनी इलेक्शन का, मैं नहीं समझता, ये कोई तनकीद की बात नहीं है, मतलब तनकीद बराए तनकीद नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अपना क्रेडिट, अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी लूज़ किया हो, उसका ग्राफ इतनी तेज़ी से कम आया हो जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, का हुआ है अभी। और मैं इस सिलसिले में मैं उसकी वो बता देता हूँ रीज़न भी आपको। मैं इस सिलसिले में अपोजिशन को भी कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। मेरा अपना ताल्लुक सबसे बड़ी अपोजिशन जमात से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन लीडर है, लेकिन इसमें अपोजिशन का भी क्रेडिट इतना नहीं है। इसमें इनके अपने किए हुए दावे, वादे, कमिटमेंट्स और बहुत बुलंद बांग किस्म के जो इन्होंने इलेक्शन से पहले पिछले 5 साल ऐलानात करते रहे हैं, दावे करते रहे हैं, इसमें उनका अमल दखल है। अवाम की जो तवक्कुआत का ग्राफ था ये आसमान तक ले गए। इन्होंने सिर्फ एक शख्सियत को बिल्ड किया और वो है इमरान खान। इन्होंने कहा जी अगर कप्तान आ गया तो उसके बाद नीचे टीम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सारी की सारी मामलात ही ठीक हो जाएंगे। जबकि फील्ड में ये होता है कि कप्तान अगर एक होता है तो उसके साथ 10 खिलाड़ी अगर खेलें तो वो टीम परफॉर्म करती है।
अब मसला ये है, दुरानी साहब ने कहा कि इनकी लोग आ गए, इलेक्ट हो गए, मिनिस्टर बन गए, वो मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं तो थे। 50 ओवर्स भी तो होते हैं उसमें, या 5 डे होता है, वो चलने तो दें। अभी आप लोग तो शुरू में कौन रोक रहा है? अभी तो 2 मंथ कौन रोक रहा है? मैंने आपको ये कहा कि अपोजिशन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। Right. इनकी जो पॉपुलैरिटी के ग्राफ तेजी से वो ECG की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, बल्कि नीचे ही हो रहा है, ऊपर तो कम ही हो रहा है। वो का सारा इनकी अपने दावे और उसके बाद इनकी मौजूदा परफॉर्मेंस है। ये बात कोई भी गवर्नमेंट जो अपोजिशन में बनने से पहले अपोजिशन में होती है, वो हालात से इतनी बेखबर नहीं होती। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, इसी मुल्क, इसी मुआशरे, इसी खत्ते में रह रहे थे, इन्हीं असम्बलियों का हिस्सा थे, इसी निज़ाम का हिस्सा थे, और आप ये कह रहे हैं हमें तो बिल्कुल कोई हालात का पता ही नहीं था। लेकिन अगर एक पार्टी पॉपुलर हो रही होती, एक की पॉपुलैरिटी कम हो रही होती, या हर सीट की एक अलग टेक्निकल रीजनिंग हमें नजर आ रही है। कहीं पे यहाँ पे जैसे लगा कि वो पार्टी के मेंबर ही जीत गए, बाकी अलायंस था। लाहौर में साहब का पहली 100 का फर्क था, इमरान खान साहब नहीं थे। सो कुछ और मसाइल भी हैं। इट्स नॉट जस्ट कि एक पार्टी पॉपुलर हो रही है और एक की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। जब भी इलेक्शन होता है तो उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब आप उनको मजमूई तौर पे देखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो या बुनियादी वजह वो है जो मैंने आपको बताई है, गोश गुजार की है। वरना तो आप ये देखें कि अगर कोई सीट एक गवर्नमेंट ने जीती होती है या हुकूमती पार्टी ने जीती होती है तो ज़िम्नी में तो उसका हारने का सवाल पैदा नहीं होता, जबकि तहरीक इंसाफ ने वो सीटें जो उन्होंने जीती हुई थी वो हारी हैं। और ये गवर्नर की सीट थी, सो सिंबॉलिक सीट थी ये। जाहिर है वो हारी। इमरान खान साहब अपनी जो जीती उनकी सीटें थी वो हार गए बाय इलेक्शन में। राइट, इमरान खान साहब 4 में से 2 हार गए अपनी सीट। सो सिंबॉलिक मैसेज नहीं जा रहा है, गवर्नर हार जाते अपनी सीट, वो इमरान खान अपना करिश्मा है। और मजे की बात है कि पॉपुलैरिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं। कराची में हम पॉपुलर हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में ये एनालॉजी ड्रॉ की जा रही है कि जहाँ पे हम जीत रहे हैं वहाँ पे पॉपुलर हो रहे हैं, और जहाँ पे हम नहीं जीत रहे, हर जैसे आपने कहा ना कि हर सीट के अपनी एक डायनेमिक्स है। और जब गवर्नर खुद जो है कैंपेन नहीं कर पा रहा ना, शाह फरमान अपना भी एक नाम है ना जी उस पार्टी में, उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका स्टैचर जो हो गया, उसके भाई की उस तरह रिकग्निशन नहीं मिली है। अभी तो जेन्युइन देखें, हमारे वोटर सपोर्टर को ये पता है कि महंगाई क्यों हो रही है, ठीक, उनको ये पता है इसकी रीजन क्या है, उनको ये पता है इसका जिम्मेदार कौन है। वो इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो अपन के पास जाएं, वो कहेंगे जी 1.5 साल करें आप जो करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। दे नो, ये इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा नहीं, हमने भी 2 साल का ज़हन में रखा हुआ है, कम से कम 2 साल तक तो आप देंगे। तो फिर ज़दाई साहब आज हमने नहीं इनकी टांगें खींचनी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम इनकी गवर्नमेंट को किसी से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन ये तमाम तर बेसाखियों के बावजूद 2 साल से ज्यादा ब्रीद नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है ना, पता लग गया, चीजें एक्सपोज हो गई। राइट, विल टेक अ ब्रेक। इसके बाद आते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमने इनकी गवर्नमेंट को तंग नहीं करना। लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने आज एक और बात की। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद ऑपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाया जर्नलिस्ट को, उस वक्त उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, सबोटाज। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे ये लोग। उसके साथ ही हमने ये देखा कि अभी हुकूमत के 100 रोज़ भी मुकम्मल नहीं हुए कि अपोजिशन ने हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद शुरू कर दी, जो उनका हक है। मगर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इशारा भी दिया कि अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में ला सकती हैं, और इसके लिए पीपल्स पार्टी साथ साथ काम करेगी मुस्लिम लीग नून के साथ। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्रेसिडेंट। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऑपोजिशन इकट्ठी होगी। लेट्स वॉच हिम। अगर ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट ना होता तो शायद कोई बात होती, और अब क्या कर सकते हैं, जो घर से ही गुड्डा बना होके दूल्हा बन के आता है, हेलीकॉप्टर में घर जाता है और हेलीकॉप्टर में घर से वापस आता है, उसको क्या कह सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होके और एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। आपने देख लिया ज़रदारी साहब ने क्या कहा, एंड लेट्स वॉच नाउ कि हमजा शहबाज ने फिर क्या कहा। कल नहीं तो आज हम सब मिल बैठेंगे, क्योंकि सबका
ये कहना है कि ये जाली मैंडेट है, आवाम के वोटों पर डाका पड़ा है, तो आज या कल हम सबको मिल बैठना है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है, ये कौन से नए इकदाम हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत का भला हो, बल्कि पाकिस्तानी मईशत का भट्टा बैठ रहा है। ये कहते हैं कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्जा नहीं लूँगा। असद उमर साहब फरमाते हैं मैं IMF के पीछे छुपूंगा नहीं, फिर कहते हैं नहीं शायद हमें IMF के पास जाना पड़े। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हम हुकूमत को चलने देंगे, अभी हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 2 साल तक वैसे ही नहीं चल सकेगी हुकूमत उसके बाद। बट जो ये बात अभी हमने आपको दिखाई है, इसमें तो लग रहा है कि एक सीरियस थ्रेट है हुकूमत को। देखिए, 2 बातें हैं, बातें जो मैंने की हैं उसमें कोई बात भी ऐसी नहीं है जो कंट्राडिक्टरी हो, जो आपने अभी दिखाया है। पहली बात तो ये है जी कि ये हमारा बिल्कुल एक कंसीडर्ड ओपिनियन है। अभी देखिए, इमरान खान साहब ये मेरी हुकूमत को सबोटाज कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। हालांकि सबोटाज करने की कोशिश इन लोगों ने शुरू की थी 2013 के फ़ौरन बाद। धरना और फलान और जावेद हाशमी साहब ने जो इंकशाफात किए थे कि किस नीयत के तहत धरना हो रहा है, उसके पीछे इमरान खान साहब की क्या सोच कार फरमा है, किन लोगों की वो सपोर्ट लेके गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये हमारी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि ये गवर्नमेंट में आए हैं, इन्हें इतना टाइम मिलना चाहिए कि ये अपना जो भी इनके अंदर कैपेसिटी है उसके मुताबिक ये काम करें, लोग देखें इनको। ये हमारे बिल्कुल एक राय है। एक आपस में अलायंस हो सकता है पीपल्स जी, मैं उस पर आ रहा हूँ पार्टी के साथ। जहां तक ताल्लुक है जरदारी साहब का आपने बयान चलाया, तो ये कोई नई बात इसमें नहीं है, ना हमजा साहब ने कोई नई बात की है। इसलिए कि जब अपोजिशन बनी है तो हुकूमत बनने से पहले हमारी मुश्तरका मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बाज़ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन के अंदर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ओवरऑल ये एक कंसेंसस है अपोजिशन के अंदर कि हम जॉइंटली पार्लियामेंट के अंदर काम करेंगे और हमारा मकसद एक ही होगा कि हुकूमत को जहाँ तक जिस हद तक मुमकिन हो सके इन्हें बताएं कि ये रास्ता सही है, ये गलत है, और उसके बाद ये वो लाइंस क्रॉस ना कर सकें कि जहाँ से खुदा न खास्ता मुल्क के लिए कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह बताएंगे आप ये उनको? किस तरह ज़बानी बताएंगे, ये नंबर गेम के थ्रू बताएंगे, आप उनको हटा के बताएंगे, किस तरह? नंबर गेम क्या है कि बस 4 वोटों पर तो हुकूमत कायम है, नंबर गेम का भी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं चाहते, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि ये खैर बातें टेक्निकल बातें तो अभी मैं आपसे नहीं कर सकता शेयर, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि हम ये नहीं चाहते कि जनाब ये फौरी तौर पे गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ये कहें जनाब हमें तो काम नहीं करने दिया गया, आवाम की जनाब हमदर्दी और ये शहादत अभी तो उन्होंने पकड़ी है, काम करें। और मैंने आपको ये बताया है कि अपोजिशन ने, दुरानी साहब बैठे हैं, किसी जगह बता दें कि अपोजिशन ने इनके रास्ते में कोई रुकावट डाली हो, किसी जगह कोई धरना दिया हो, किसी जगह ये कोई प्रोग्राम लेके जा रहे हो, हमने कोई प्रोटेस्ट इस अंदाज से किया हो कि इनके प्रोग्राम को रोका हो। ये तो पूरे शहर बंद करते रहे हैं ना। ये तो पाकिस्तान को बंद करने की बातें करते रहे, हमने कोई ऐसी बात बंदे नहीं मिल रहे जो कि इनके इन्फ्लुएंस में ना हो। पंजाब में पुलिस के अंदर मुझे बंदे नहीं मिल रहे, सीरियस मसला है ये। और ये तो नहीं हो सकता कि अगेंस्ट काम कर रहे हैं मेरी हुकूमत। ये तो नहीं हो सकता कि बंदे भी नए पैदा हों और वो साथ ही इतनी जल्दी ग्रो कर जाएं और वो नए सिस्टम के अंदर इन्फ्लक्स हो जाएं। इसी निज़ाम, इन्हीं बंदों के तहत पहले भी हुकूमतें चलती रही हैं। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, कोई अगर अपनी नाअहली को छुपाने के लिए किसी का ब्यूरोक्रेसी के सर पर डाल रहा हो तो और बात है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हमेशा उस गवर्नमेंट के होते हैं जो गवर्नमेंट उस वक्त परफॉर्म कर रही होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उस साथ मिलकर वो काम करते हैं। उनके ऊपर किसी को लेबल लगा देना कि ये फलां जमात का, फलां जमात का, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने भी उन्हीं ब्यूरोक्रेट से काम किया ना जो पिछली गवर्नमेंट में थे। ठीक है, उन्होंने उन्हीं से काम किया जो अददी तौर पर क्या अपोजिशन खतरा बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम नेशनल असेंबली से स्टार्ट करेंगे। 151 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग काफ की 3 नशिस्तें हैं, MQM पाकिस्तान की 7 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 3, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 5, अवामी मुस्लिम लीग 1, जमहूरी वतन पार्टी की 1 नशिस्त। यूं हुकूमती इत्तेहाद की कुल नशिस्तें 176 बनती हैं। अब अपोजिशन पर निगाह डालते हैं। मुस्लिम लीग नून की 81 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा मजलिस से अमल की 15 नशिस्तें हैं, अवामी नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त है, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह अपोजिशन की कुल 155 नशिस्तें हैं। अंसार अब्बासी साहब, कोई रियल थ्रेट या डेंजर है? मेरा नहीं ख्याल, और अगर ये करें भी तो मेरा ख्याल बहुत ही मैं हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने फ़र्ज़ करें कि ज़ाहिर है इनएक्सपीरियंस्ड और बहुत सी चीज़ें जो इमेच्योरली की, इस सब के बावजूद
मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और अगर अपोजिशन इस वक्त कोई ऐसा काम करते हैं तो हम मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। हालांकि ये डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपने इकट्ठे लोग करके अगर टॉपल करना चाहें गवर्नमेंट विद इन पार्लियामेंट कर लें, लेकिन ये ख़तरनाक खेल होगा। और ये मैं आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये करना भी चाहें कर सकते हैं, अनलेस कि कोई और फैक्टर इन्वॉल्व हो। मसलन वही जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्स फैक्टर, मसलन कोई और चाहता हो, कोई और चाहता हो, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जरदारी साहब ने कहा ना कि रेजोल्यूशन, मैं कहता हूँ कि देखें कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होनी चाहिए, मुल्क बेहतरी के लिए आप काम करें और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन उसमें मैं दुरानी साहब को और इनकी गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। अगर आपने पॉलिटिकल ये जो टेम्परेचर को इसी तरह ऊपर किया ना कि जी जितनी भी अपोजिशन है कि सारे के सारे चोर हैं, व्हाटएवर जो भी है, इस तरह की बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। इलेक्शन आपने 5 साल के बाद लड़ना है, जो अकाउंटेबिलिटी किसी करनी है आपने अकाउंटेबिलिटी के इदारों को बना के, और जो आपने FPR हो गया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जो बात है, उनके ऊपर छोड़ दें कि जिसको वो समझते हैं और जिसने कोई वायलेट किया है। आपकी ज़ात अगर किसी को समझती होगी कि ये सारे करप्ट हैं और मैं इन सब को, तो ये गलत अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर की। इस अप्रोच के मुताबिक उनको नहीं हुकूमत चलानी चाहिए और ना ही ये स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। आप इदारों को मजबूत करके इदारों के ऊपर छोड़ दें, राइट, बिकॉज आपके कंक्लूजन गलत हो सकता है। आप जिसको हो सकता है करप्ट समझते हो वो करप्ट ना हो, या साबित ना हो सकता, नहीं साबित के अलावा भी, यानी देखें और करप्ट कहीं भी हो सकता है। टैक्स एवेजन कोई भी कर सकता है, आपकी पार्टी वाला भी कर सकता है, दूसरी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस रखें। आप देखें अभी आजम खान के मतलब क्या हुआ, मैंने कल एक स्टोरी की थी जो आपने नहीं पढ़ी, राइट? नहीं, अब आपने मुझे भेज दिया। ओके, आजम खान इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी जो मैंने रिपीट सुनी थी, जिस वक्त अपॉइंटमेंट थी, उसे मैंने चेक किया था। ही एंजॉयज वेरी गुड रेपुटेशन, उनकी अच्छी रिप्यूट है, क्लीन ब्यूरोक्रेट है। उनको क्यों टारगेट अभी किया जा रहा है, कौन कर रहा है उनको टारगेट? और मैं आपको बताऊं, हालांकि उस पूरे केस में, मालम जबा के केस में, A से Z तक अगर स्टेप्स है ना, तो वो मेरा QR के स्टेप में आए। उससे पहले जो वाइटल इंपॉर्टेंट चीजें सब हो चुकी थी। ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि। और मैं ये कहूँगा, who do you think? बस मैं एक बात कहूँगा, गवर्नमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ और। यही बात तो खान साहब कह रहे हैं कि खास एक एलिमेंट है जो सबोटाज करना चाहता है। बस ये बात, एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर। देखें, मुझे जो कम से कम कल एक साहब मिले थे और जो मुझे वो बता रहे थे, मुझे है नहीं, और मैं भी उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बताऊं कि नैब को या जो भी कोई ऐसे इदारे हैं जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो इस्तेमाल होते रहे, वो अगर इस्तेमाल उनके खिलाफ हुए हैं, वो दूसरों के खिलाफ हुए हैं, वो इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, हो रहे हैं इस्तेमाल। मुझे आके कहा गया कि जी आजम खान इज़ द मोस्ट करप्ट, इसके खिलाफ खबर करें, और ये बैलेंसिंग एक्ट होगा शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। जो शहबाज शरीफ को पकड़ा गया तो बैलेंसिंग एक्ट। मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एतबार ना करें नैब के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि नैब के ऊपर ट्रस्ट ना करें। तो नैब ने, मैं 1-2 दिन में एक और चीज लिखूंगा जो नैब ने इनके चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट्स के साथ किया था। मैं कुछ आपको फैक्ट्स दूंगा जो लिखूंगा, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। ओके, ये डिटेल में पूछूं, ये मैं अलग लिखूंगा, राइट, जो अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह स्टोरी आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इदारों को बनाने की तरफ जाएं, किसी इदारे के किसी शख्स को इतनी पावर्स ना दे दें कि या वो खुद फरौन बन जाए या उसको कोई मिसयूज कर दे। राइट। इफ्तिखार साहब, कितना आपको कॉन्फिडेंस है नैब के ऊपर? उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि कोई इतना अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा है नैब का किरदार। देखिए, हमें एक बात जो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन भी कही थी, नैब बनाया मुस्लिम लीग नवाज 97 में, ठीक है, उस वक्त से भर्तियाँ हुई हैं नैब में, ठीक है, और वो सिलसिला चलता आ रहा है आज 2018 में। हम तो 18 अगस्त को आए हैं, ठीक है जी। हमारा काम ये है कि हम उन इदारों के ऊपर एतमाद भी करें, उनको साथ आगे उनकी सपोर्ट भी करें। जो पहला पैगाम था प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने कहा कि जी आपको जो सपोर्ट चाहिए प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, पैसे आपको सपोर्ट और चाहिए, वील डू दैट, बिकॉज ये पाकिस्तान का, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना है और वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो हमने उनको सपोर्ट बताया कि जी ये सपोर्ट हम दे सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की भी मिसाल देखें, उन्होंने एक और एग्जांपल दी थी। उन्होंने कहा जो कि कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट करती नहीं है,
उन्होंने कहा एक वजह 2/3 अक्सरियत की खैबर पख्तूनख्वा में थी, वो विलेज काउंसिल की परफॉर्मेंस थी, ठीक। लोएस्ट टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, राइट। जो कि बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। इनको तो खैबर पख्तूनख्वा में कभी नजर नहीं आया नया पाकिस्तान। वो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन कमिंग बैक टू अकाउंटेबिलिटी, ये तो कहा खान साहब ने कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, इन लोगों को तकलीफ होगी इसलिए मेरी हुकूमती खराब जाएंगे। बात ये है कि एक चीज कितने क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट है वो कि एक्चुअली ही विल बी एबल टू डू दिस। उनकी पूरी स्टेटमेंट बता दूं। एक चीज सबको पता होनी चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए कि अभी तक हमने कोई केस रेफर नहीं किया एहतसाब के। तो फिर दावे क्यों कर रहे हैं, फिर नारे क्यों लगा रहे हैं जो अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं? उस गुफ्तगू में उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ये यकीन नहीं होगा कि ये केस प्रोसिक्यूशन कोर्ट में बाहर नहीं जाए, मैंने कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं होगा, तो हम इसको रेफर नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक हमने एक बंदे का नाम नहीं लिया, हमने ये कहा कि लोगों का नाम लिया। ठीक है, मैं एक वक्फे पे जा रही हूँ, इसी पे दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का कहा खान साहब ने कहा 2 ही काम है मेरे सामने, एक इकोनॉमी को ठीक करना, एक अकाउंटेबिलिटी करना। जिनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। सबोटाज का भी जिक्र किया, ये वर्ड प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया। सो सबोटाज कौन कर रहा है? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद किया था और कहा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने गलत काम किया है। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से रिजर्वेशंस का भी इजहार किया प्राइम मिनिस्टर ने। नैब की कारकर्दगी के हवाले भी सवालात सब उठा चुके हैं, मगर उसके साथ साथ पूरा इरादा भी किया कि अकाउंटेबिलिटी होगी भी जरूर। अब जो खबर है वो ये कि हुकूमत के 3 वज़रा की करप्शन में मुलव्वस होने की खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि एक फेडरल मिनिस्टर के हवाले से तो ज़रूर हमें पता चला था कि एक केस बन रहा है, मगर अब ये 3 का नाम आ रहा है। और ख़बर ये आई कि उसके बाद वज़ीर आज़म ने सबसे मीटिंग की और उन्हें सख्ती से तनबीह की कि अगर किसी का नाम आया तो उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इमरान खान ने किसी वजीर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की कोई बात नहीं की। वजीर इमरान खान ने करप्शन ना करने पर जोर दिया था और कहा था कि किसी किस्म की कोई करप्शन काबिल कबूल नहीं है। इस तरह की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बगैर अखबारात की जानिब से इस तरह की शय सुर्खी शाया किया जाना गैर अखलाकी है। दुरानी साहब, कोई क्यों करेगा ये खबर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वैसे जी। बात ये कि ये रिपोर्टर जो है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकली, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। राइट। इन्होंने कहा कि जी ऐसा हो, और हमारे ये रिपोर्टर पहले बीट रिपोर्टर भी रह चुके हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बीट कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है कैबिनेट से और बाकी जो सरकारी अफसरान थे उनको कहा कि मैंने बात करनी है, लेकिन ये गुफ्तगू ज़ेर मौजू नहीं था। तो फिर इनकी ब्यूरो चीफ का मुझे फ़ोन आया, उन्हें कहा कि ऐसा हुआ। मैंने कहा इस तरह उन साहब का भी फ़ोन आया था, रिपोर्टर का भी, मैंने उनको बता दिया ये गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, नाउ द थिंग वुड हैव गॉन ईजी, क्योंकि मैंने कह दिया स्पोक्स पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बात नहीं हुई, और मैंने उनको बता भी दिया कि बात हुई क्या है। अच्छा, सुबह मैं जब अखबार खोलता हूँ, अच्छा मेरा वर्जन ही नहीं है उसमें, वो अखबार मतलब ये लेवल ऑफ आप देख लें, वो तो फिर अंसार अब्बासी साहब की बात जो है बेहतर लग रही है उसमें, और प्राइम मिनिस्टर की बात बेहतर लग रही है, जो वो कह रहे थे, जो सैबोटाज का वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, कि एक अखबार हेडलाइन स्टोरी लगाता है, स्पोक्स पर्सन टू द प्राइम मिनिस्टर उसको कहता है, उस रिपोर्टर को भी कहता है, उस ब्यूरो चीफ को भी कहता है कि भाई ऐसी बात नहीं हुई है। उसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आके तरदीद करते हैं और उसमें उसका वर्जन भी नहीं है। या तो हो ना कि जी आप कहें कि जी ये खबर है, नीचे स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर डिनाई करता है, सारा बाजी फ़ोन करते हैं कि जी हो रहा है, हम कहते हैं कि नहीं सर इस तरह नहीं, ऐसा है, ये हमारा वर्जन छाप देते हैं, साथ अपनी स्टोरी छाप देते हैं। इस स्टोरी में तो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पोक्स पर्सन उसका वर्जन ही कोई टोटली गलत खबर है। इट वाज अ फेक न्यूज़। जब सबोटाज की बात कर रहे थे तो मीडिया का भी जिक्र था, किस पे इशारा था प्राइम मिनिस्टर का? देखिए जनरली आप इसको ना बड़े क्लोज पैरामीटर्स में नहीं देख सकते हैं, आपको इसको देखना पड़ेगा 3 टियर में। इट्स अ नेशनल डायनेमिक्स, देयर इज अ रीजनल डायनेमिक्स एंड देन देयर इज इंटरनेशनल डायनेमिक्स। आप हमेशा टियर को फॉलो कर रहे होते हो, हर जगह पे गेम जो है वो मूव अराउंड हो रही होती है। इट डिपेंड्स, मैंने आप जैसे भी करें। उस दिन मीटिंग में एक बात जो है एक साहब ने कही थी, वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्हें कहा कि प्राइम मिनिस्टर को एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ और मुबारकबाद दे सकता हूँ कि यहाँ पे सबको पता है कि ये क्लीन गवर्नमेंट है, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता और ना यहाँ पे किसी को कोई फ्रंट मैन घूम रहा है।
ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंट गवर्नमेंट होती है जब आपको ये पता हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर दुनिया में एक्सेप्टेड है एज बीइंग द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, जिसके ऊपर दुनिया में लोग ट्रस्ट कर रहे हो फॉर गिविंग हिम द चैरिटी, द बिगेस्ट चैरिटी इन द वर्ल्ड। अभी उसको आप आर्म ट्विस्टिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट बेंड हिम फॉर सर्टेन थिंग्स, ही विल स्टैंड टू द नेशनल इंटरेस्ट। राइट डॉक्टर साहब, नैब के हवाले से आपने शहबाज साहब की भी कंसर्न सुने, आप लोग खुद भी कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब ने तो खुल के कहा कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उनके खिलाफ हो रही है। डू यू थिंक कि ये नैब के अंदर कवानीन चेंज करने चाहिए या ये आपको गलत फहमी है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आपके खिलाफ हो रही है? मेरा ख्याल है जो सारा भाई साहब ने गुफ्तगू की है नैब के हवाले से, बड़ी मुदल्लिल और बड़ी टू दी पॉइंट बात की है इन्होंने, और मेरे से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस पर मैं कहूँगा कि सैर असर गुफ्तगू की है। बिल्कुल मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए नैब का तरीक़ाकार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुख्तलिफ है। पुलिस में स्टेट FIR दर्ज हो जाती है, तफ्तीश होती है। नैब में पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बाद आप उसे FIR कह सकते हैं, रेफरेंस दायर होता है तीसरे मरले पे, सबसे आखिर में। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये 2 मरले होते हैं, पहले होते हैं। अब मियां शहबाज शरीफ साहब अभी इब्तदाई इंक्वायरी के मरहले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटिंग मिनिस्टर्स उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके हैं, वो दंदराते फिर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं कि इम्तियाजी सलूक जो बिल्कुल सामने है वो नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक नैब के कवानीन में तब्दीली का ताल्लुक है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इसमें तमाम अपोजिशन जमातों को हमारे दौर में एतमाद में लेके इसमें तब्दीली आनी चाहिए थी, क्योंकि 90 दिन का रिमांड दुनिया के किसी कानून में नहीं है। इसमें बात होती रही है माजी में, लेकिन इसके ऊपर अमली तौर पे इक़दामात नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। बाकी आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी जिस तरह मिनिस्टर्स के मौजूदा मिनिस्टर्स की करप्शन की बात हुई है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ के जो टीम के लोग हैं वो नहीं है जो इमरान खान का माइंड है। इमरान खान का माइंड, इमरान खान इज नॉट करप्ट, यू एग्री? देखिए अभी परसेप्शन है। दुरानी साहब ने एक बात की है, हमने उनको इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। अभी इन्होंने एक बात की है जी कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक पर्सनैलिटी हैं। हमें उस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है या नहीं है। हमें इस बात से गर्ज है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए वो कितने एक्सेप्टेड है, यहाँ के मसाइल कितने अच्छे तरीके से वो हल कर रहे हैं। अब उनकी बदकिस्मती ये है, जो टीम उनके साथ लगी हुई है वो आजमाई हुई टीम है। उनके पीछे आप देखें, हर एक के पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज है। अब बुजदार साहब नहीं, अब नाम तो फिर वो लंबी फहरिस्त हो जाएगी ना। अब बुजदार साहब, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन वो क्या, वो इस इलेक्शन में PTI में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो काफ लीग के MP आते रहे हैं। अब ये कहना, ये मेरी जरा बात सुनिए, बड़ी मैं टेक्निकल बात कर, यानी इमरान खान साहब की जो लेगेसी है, जिसको कह रहे हैं PTI और कप्तान, बुजदार साहब सबसे वाकिफ ही नहीं है। वो टिकट लेने के लिए PTI में आए हैं, MP इलेक्ट हो गए और उसके बाद वो बन गए वज़ीर आला बन गए। कैसे बने, क्या बने? टीम आप ही कह रहे हैं, टीम ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी एक सेटबैक है, टीम का ना होना, ना टीम की कैपेसिटी है, ना टीम की नीयत है। भाई साहब को क्लियर कर लें। मैं ये चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारी हुकूमत मिली, एक बंदे के अलावा कोई किसी को जानता था? वहाँ पे हमने 2/3 अक्सरियत, तो जाने पहचाने लोग भी हैं दूसरी पार्टी के। यहाँ पे हमने 2/3 अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा मिली। यही गुफ्तगू वहाँ पे भी फरमा रहे थे और ये गुफ्तगू करते रहे 5 साल। वो ज्यादा बेहतर था। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा कि वो लोग जो एक नजरिया रखते हो और उन्हें कोई ना जानता, वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन वो लोग जो 6 हुकूमतों से फिर के आए हो, 6 जगह से लोटे बन के आए हो, उनका नजरिया कुछ और होता है। और अब इमरान खान साहब इज सराउंडेड बाय दोज लोटास। एक जो तासुर बना दिया है इस गवर्नमेंट ने कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इस नैब से कितना हकीकत पसंदाना तासुर है ये? देखिए मैं वैसे ज़ाती तौर पे नहीं, इस नैब से तो मैं बताऊँ, ये मैं ये कहता हूँ, और मैं 15-20 साल की नैब की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कहता हूँ, ये वो सांप है जो पहले पीस पार्टी ने भी पाला, इन्होंने भी पाला, और इन दोनों को डसा उन्होंने, और अगर ये उसको पालेंगे तो इनको भी डसेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई करप्शन हुई होगी, करप्शन के केसेस झूठे सच्चे बना देते हैं ये। वो अगर कोई भी केस ना बने ना, वो कहेगा जी आप बियॉन्ड। अगर झूठे केस बनाते हैं तो लोग प्ली बार्गेन क्यों करते हैं? पैसे दे दे के क्यों अपनी जान छुटवाते हैं? मैं आपको बताऊं, प्ली बार्गेन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कन्विक्शन प्ली बार्गेन से बड़ा ब्लैकमेलिंग का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप लोग